दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का चुनाव अपने उरूज पर है। राहुल गांधी आज अपने विजय संकल्प यात्रा की दूसरे दिन थे। हाइब्रिड यात्रा चल रही है जिसमें आबादी के बीच में वो पैदल चलते हैं, फिर कारों के काफिले के साथ चलते हैं। राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है उसकी भी आज बहुत चर्चा हो रही है। और इधर राहुल गांधी जितने भाषण दे रहे हैं उसमें से हर दूसरा भाषण बेहद आक्रामक और बेहद स्पष्ट नजर आ रहा है। राहुल गांधी की जो राजनीति है अपने भाषणों के जरिए बहुत स्पष्ट करते चल रहे हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी आरएसएस कहां खड़ी हुई है। आज के दिन दो तीन और बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वहां 65% से ज्यादा लोगों ने वोट किया। लोकतंत्र का उत्सव मनाया एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने। और जो मुद्दा वहां पर है वो स्टेटहुड का मुद्दा है, उसकी वापसी का मुद्दा। दूसरी तरफ एक और बड़ा किरदार, एक बड़ी शख्सियत सोनम वांगचुक, जो लद्दाख से चलते हुए, पैदल चलते हुए कल दिल्ली में गांधी जी के समाधि पर पहुंचना चाहते थे। जैसे ही वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए हैं। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिनके व्यक्तित्व पर 3 इडियट्स का आमिर खान वाला कैरेक्टर है। जो पर्यावरण संरक्षक हैं, बहुत क्रिएटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पूरे विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। नरेंद्र मोदी शांति से किए जा रहे किसी भी प्रयास को, किसी अनशन को, किसी मांग को बर्दाश्त नहीं करते। और दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस जिस तरह के कारनामे कर रही है वो लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा। लेकिन आज जो भाषण हुआ राहुल गांधी का और उनके सामने नरेंद्र मोदी का पलवल में भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने वही बासा, वही पुराना थका हुआ भाषण दिया। और हम लोग जानते हैं जो एक मुहावरा है कि बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। नरेंद्र मोदी ने वही दलाल दमाद वाला मुद्दा उठाया। दमाद माने रॉबर्ट वाड्रा, 10 साल से बीजेपी की सरकार। और खट्टर महोदय ने जो हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें क्लीन चिट दी है रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन फिर भी मोदी जी के लिए दमाद, कांग्रेस पार्टी के लिए खलनायक। दलाल वाली बात की। किसानों पर भी नरेंद्र मोदी बोले, कहा कांग्रेस ने 2 रुपया मुआवजा दिया था। और ये कहते हुए दलितों के अपमान पर आ गए बेचारे। 10 साल की कोई उपलब्धि नहीं है बीजेपी के पास कि जिसको वो गिना सकें। कोई एजेंडा नहीं है जिसको वो अगले 5 साल के लिए हरियाणा के लोगों के सामने पेश कर सके। राहुल गांधी उनके बरक्स खड़े हुए थे आज, और जो भाषण दिया है, राहुल गांधी की तारीफ इस समय इसलिए भी हो रही है कि वो लगातार हर दूसरे भाषण में एक बड़ी लकीर खींचते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से बहुत सधे हुए अंदाज में और अब तो बहुत स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी के रिश्तों को और जो पूरी लूट हुई है उस लूट के तंत्र को जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी। और वैचारिक रूप से राहुल गांधी सबसे बड़ा हमला आरएसएस पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी की खासियत यही है, और मैं पिछले अपने वीडियोस में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं
कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के जो वैचारिक रूप से बेहद मजबूत और स्पष्ट है, आरएसएस को और बीजेपी को उसकी विचारधारा के आधार पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसके पहले चाहे राजीव गांधी रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों या नरसिंह राव रहे हों, किसी ने भी आरएसएस को इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा किया। जबकि आरएसएस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या के समय जश्न मनाने का आरोप था और नेहरू को बहुत स्पष्ट रूप से मालूम था कि क्या चल रहा है आरएसएस के भीतर। बैन भी लगाया था उन्होंने और अपने मुख्यमंत्रियों को भी लिखा था कि आरएसएस की गतिविधियों पर मेरी नजर है और इसको किसी तरीके से रोकना होगा, लेकिन मैं कोई अलोकतांत्रिक कदम नहीं उठाना चाहता। विदेश सेवा में जाने वाले अधिकारी थे, उनको उन्होंने संबोधित करते हुए आरएसएस के खतरे के बारे में बताया था। एक अपनी पत्रकार वार्ता में भी एक खास पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि आरएसएस और हिंदुत्व ये एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ी चुनौती वो इसको भी मानते थे कि एक असमानतापूर्ण इस देश में समानता लाना ये भी एक बड़ी चुनौती है। नेहरू के उस विजन को राहुल गांधी जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ राहुल गांधी खड़े होकर के एड्रेस कर रहे हैं और वो ईमानदारी उनके भीतर है, वो निष्ठा उनके भीतर है कि जो बोल रहे हैं उस पर लोगों को भरोसा है। क्योंकि राहुल गांधी कभी जुमला नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते, और ये राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस पार्टी की भी गलतियों को खुलकर स्वीकार करते हैं। अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि राहुल गांधी ने आज आरएसएस पर किस तरह से हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत ही की कि इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई है वो दरअसल विचारधारा की लड़ाई है। ये सत्ता से किसी को हटाना और सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है। हरियाणा में चुनाव जीत जाना या हरियाणा में बीजेपी को हरा देना ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई असल में है वैचारिक। एक तरफ वो विचारधारा है जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जो कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती, जो आरएसएस जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है और घोषित रूप से एजेंडा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो इनको बचाने के लिए संकल्पबद्ध है और वो मिट जाएगी, लेकिन इसको बचाने में 1 इंच भी नहीं हटेगी। आरक्षण, और वो कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो संविधान को बचाने के लिए, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है। और आज राहुल गांधी ने उस बात को भी रेखांकित किया जिससे कांग्रेसी अक्सर संकोच करते थे। राहुल गांधी ने वो श्रेय लिया कि कांग्रेस पार्टी वो है जिसने आरक्षण दिया, आरक्षण शुरू किया जिसने। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि आज जो हमारी डिमांड है वो आरक्षण बढ़ाने की है। और पिछले भाषणों में भी, लोकसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी इस बात को उद्घाटित करते रहे हैं, इस पर जोर देते रहे हैं कि आरक्षण दलितों और आदिवासियों का उनकी आबादी के अनुसार बढ़ाया जाए। ये हमारी डिमांड ही नहीं है, ये हमारा एजेंडा है। और 50% की सीलिंग को हम हटाएंगे। जो आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हालांकि अब ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद वो सीलिंग वैसे ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी उस पर कोई कानून नहीं बना है। राहुल गांधी ने कहा कि कानून बना करके हम उस सीलिंग को खत्म करेंगे और आरक्षण को बढ़ाएंगे। ओबीसी का जो आरक्षण 27% है, इसे बढ़ाया जाना है। दलितों आदिवासियों की आबादी बढ़ी है, लेकिन आरक्षण पुराने ही रिकॉर्ड के आधार पर है, पुराने ही आंकड़ों के आधार पर है।
उसको हम बढ़ाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात अपने भाषणों में राहुल गांधी कहते रहे कि जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, उसमें भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, निजी क्षेत्र हो, मीडिया हो, इन तमाम क्षेत्रों में और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस देश में सरकारी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी तादाद या उसमें जो बजटिंग है वो महज 3% है। बाकी 97% तो निजी क्षेत्र में काम होता है, और वहां पर अगर आरक्षण होगा तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए नौकरियां सृजित होंगी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह भी डिमांड राहुल गांधी करते रहे और ये उनका अपना एजेंडा है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत क्या थी। कांग्रेस पार्टी को जो सफलता मिली है, इसे आप ये भी कह सकते हैं आंकड़े के आधार पर कि ये कोई सफलता नहीं है, आप 100 सीटें भी नहीं जीत सके। लेकिन जो पार्टी शून्य पर खड़ी हो, जिसका अकाउंट भी सीज कर दिया गया हो, जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ना हो, और सामने एक ऐसी पार्टी हो जिसे कारपोरेट फंड कर रहा हो, गोदी मीडिया जिसके सामने घुंघरू बजाने के लिए तैयार बैठा हो, और इधर ईडी, सीबीआई से लेकर के चुनाव आयोग तक सब पलक पावड़े बिछा करके बैठे हो, हुजूर आदेश करिए क्या करना है। उसके सामने केवल राहुल गांधी ने अपने संघर्ष के दम पर ईमानदारी से भाषण देने के चलते, और जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को निराशा में डुबोया था, उनके सामने अंधेरा पैदा कर दिया था, डरा करके रख दिया था, उनके भीतर विभाजन पैदा कर दिया था, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के न्याय यात्रा और चुनाव प्रचार के दरमियान जब वो कह रहे थे कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले, लाखों नहीं फिर करोड़ों चेहरों पर मुस्कानें लौट आई। निराशा से, अंधकार से लोग उजाले की तरफ एक आशा भरी नजरों से देखने लगे। देश की सूरत बदल रही थी और संविधान ने जो बड़ा काम किया, बीजेपी ने जब यह ऐलान किया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है और इस देश के करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाई खड़े हो गए कि संविधान बदलने वालों को ही उनको औकात बताई जाएगी। और परिणाम क्या हुआ? उस पूरी सत्ता की ताकत के बावजूद, संवैधानिक संस्थाओं के घुटने पर बैठने के बावजूद, गोदी मीडिया के रात दिन प्रचार करने के बावजूद, बेईमानी के बावजूद वो 79 सीटों पर कैसे आंकड़े बढ़े वोट के और क्या नतीजे रहे 100%, इस सब के बावजूद 240 पर यह गाड़ी अटक गई। इसलिए राहुल गांधी के भीतर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि इस देश के लोगों ने उन्हें अपना मान लिया है, और अपना केवल नेता नहीं, अपना भाई मान लिया है, अपना दोस्त मान लिया है, अपना बेटा मान लिया है। ये जो राहुल गांधी के भीतर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि इस देश के लोगों ने अब उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है, और ये बात भी सही है कि राहुल गांधी को इस देश के लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया, और इस देश के लोग जिस तरह से कहा जा रहा था कि नहीं वो समझदार नहीं है, धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं, मैं बार बार कहता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब मताधिकार के मुद्दे पर बहस की, और पूरी संविधान सभा में, जिसमें नेहरू भी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, तो सर्वसम्मति से वयस्क मताधिकार घोषित किया गया। वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मत देने का अधिकार सबको दिया गया और वही इस देश के मालिक बनाए गए। संविधान का प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहली पंक्ति। राहुल गांधी इस देश के लोगों के मिजाज को समझ गए और उस दर्द को उन्होंने बांटना शुरू किया, साझा किया और उनके संघर्ष को अपना संघर्ष बना लिया। राहुल गांधी खुद जिस परिवार से आते हैं जिसने अपना सब कुछ खोया, पहले तो मोतीलाल नेहरू की पूरी कमाई को जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को समर्पित कर दिया, आनंद भवन से लेकर के सारी संपत्ति, और फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने तो अपने शरीर को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया इस देश के लिए। वो राहुल गांधी जो पिता का साया जिनके सर से उठ गया, वो मजबूरी में आते हैं इस देश की राजनीति में, और इसलिए आते हैं कि देश को जरूरत थी। और आज जिस तरह से वो खड़े हुए हैं और डंके की चोट पर वो जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा आइडियोलॉजिकल कौन है इस देश में। इस देश में खतरा किसी और दूसरी पार्टी और आइडियोलॉजी से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा आरएसएस से है। और आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है, विभाजन की राजनीति कर रहा है, बाकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये तो घोषित रूप से 4% लोग अगर उनके साथ आ जाए, उनका कहना है, तो वो पूरे देश को कंट्रोल करके रख सकते हैं। लेकिन वो कैसे लोग हैं, उनका मनोविज्ञान क्या है, राहुल गांधी ने आज उसको बताया कि बेहद फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। जो खुद डरा करके रखना चाहते हैं वो असल में डरे हुए लोग होते हैं। और वो कहते हैं, पहली बार राहुल गांधी ने अपने चेहरे को नाटकीय बनाया, उस भाव को पूरी भंगिमा के साथ प्रस्तुत किया, और वो कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है, उनके जो लोग हैं वो कैसे मिलेंगे। मुंह बनाया कि जिनका बहुत विद्रूप किस्म का मुंह है, अंदर से डरे हुए लेकिन बाहर से खुश दिखाने की कोशिश करते हुए, नफरत से भरे हुए, हिंसा से भरे हुए, कुंठा से भरे हुए लोग। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके चेहरे मुस्कुराते हुए हैं, भले ही वो अभाव में हो, और वो कहते हैं कि ये हमारे कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता तो मोहब्बत वाले बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जो आज बखिया उधेड़ी है अंबानी और अडानी को लेकर के, अंबानी साहब की शादी की चर्चा की, और उस शादी में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं गए थे वहां। क्या राहुल गांधी को आपने देखा? इस देश में करोड़ों लोगों की शादियां होती हैं, लेकिन क्या कभी टेलीविजन पर चलता है? वहां तो 8-10 दिन तक नाच गाना जो हुआ वो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था, और नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे थे उस शादी में। राहुल गांधी ने इसके बाद जो कहा कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं थी कि वो नहीं जाते। एक फोन अगर अंबानी करेंगे, एक फोन अडानी करेंगे, नरेंद्र मोदी हाजिर होंगे। और इसलिए हाजिर होंगे क्योंकि वो लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। पूरा मीडिया अंबानी और अडानी का है, जो नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करता है, उनकी ब्रांडिंग करता है। इसलिए उनको तो जाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को बुलाने की किसी में हिम्मत नहीं हो सकती। ये जब राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने आरएसएस, अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी, इन सबको लपेटते हुए हरियाणा के मुद्दों को उठाया, वहां के किसानों के मुद्दे को। उन्होंने वो परिवार कार्ड के भी जिक्र किया कि ये तो परेशान कार्ड बना दिया है। और ये करते हुए, सम्मान के सवाल को उठाते हुए, राहुल गांधी ने हरियाणा के पूरे चुनाव को एक तरह से बदल करके रख दिया है। मोदी जी केवल फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, सरेंडर दिख रहे हैं। राहुल गांधी का जो कारवा बढ़ा है, अब उसको रोकना मोदी और शाह के लिए नामुमकिन हो रहा है। और राहुल गांधी चोट तो वहां भी कर रहे हैं, उस तोते में भी, जहां पर जान अटकी हुई है, उस आरएसएस में।
वो भी चोट कर रहे हैं।